नमस्कार, मैं रिपोर्टर ओजस्वी एमएस न्यूज प्लस के देश की जंग कोरोना के संग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज एक और महान शख्स जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। सर, सबसे नमस्कार। पहले आप हमारे श्रोतागण को अपना परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र हूं। मैं वरिष्ठ प्रोफेसर हूं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं केमिकल इंजीनियरिंग का हेड रह चुका हूं और संप्रति मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र का समन्वयक हूं। तो सर, आपके संस्थान ने अब तक ऐसी कौन-कौन से तरीके अपनाए हैं कोरोना से लड़ने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं? देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है कि जिसको हम थोड़ा उससे दूर रह करके और थोड़ी सी सावधानी बरत कर उससे बच सकते हैं। तो इसलिए हमारे संस्थान में और हमारे खासकर हमारे उद्यमिता संवर्धन केंद्र में जो उद्यमी हैं, जो उद्यमी बनने वाले भारत के भविष्य के उद्यमी हैं, वो इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उसमें गौरव सिंह जी ने अभी उन्होंने एक ऐसा सैनिटाइजेशन कैबिनेट बनाया है जिसमें आप अपने मोबाइल को, पर्स को, घड़ी को, कार की को, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें ना आप इसको न साबुन से धोते हैं, ना जनरल ढंग से स्टरलाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। तो उसके लिए सैनिटाइजेशन यूवी सी बैंड के रेडिएशन के बेस पे एक कैबिनेट तैयार किया है। उन्होंने ही एक और तैयार बनाया है इरेडिएशन डालने का तरीका, जिससे आपकी कार सैनिटाइज हो जाए। जी। तो ये दो उनके तरीके हैं। तीसरा एक हमारे जीतू शुक्ला जी हैं, उन्होंने फुल बॉडी स्प्रे एक डिवाइस बनाई है जिसे आप बहुत ही सस्ते दर से अपने घरों के बाहर लगाएं, तो घर पे अगर कोई बेल बजाता है तो सेंसर से उसे पता चल जाए कौन है, तो उसके ऊपर सैनिटाइजेशन का स्प्रे होगा जिससे उसको इसे कोरोना कीटाणु से मुक्त किया जा सके। साथ ही साथ मृत्युंजय सिंह ने एक कोरोना ट्रैकर बनाया है जिसे आप पल पल की जानकारी अपने क्षेत्र की और अपने देश का ले सके। साथ ही और भी डॉक्टर सुमित सिंह जैसे लोग हैं जो नारियल के तेल से वो पर्टिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं जो बाद में कोरोना से लड़ने के लिए एक डिवाइस बन सके। गौरव केडिया ने एक फैशन डिवाइस भी, कोरोना फैशन भी बनाया है कि जैसे मान लीजिए कोरोना का लॉकडाउन खत्म होता है, लोग बाहर निकलें, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए उन्होंने एक एड ऑन ड्रेस बनाई है जो जेंडर न्यूट्रल है। कहने का मतलब उसे आदमी भी पहन सकता है और औरत भी पहन सकता है। तो जी। एक 3 फीट रेडियस का अम्ब्रेला टाइप का एक उनका ड्रेस बनाया है जिसे अगर हर आदमी डाल ले तो दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से सभी लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ नया करने। जी। तो सर, ऐसी कौन-सी विशेष तौर पे सावधानी हमें बरतनी है कोरोना से लड़ने के लिए, आपके अकॉर्डिंग? देखिए, 2-3 चीजें बहुत सीधी-सी बात है। जैसे आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन में भी आप कुछ लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जी। बनारस में घरों पर ठेले वाले आ रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, दुकान में आप जा रहे हैं, तब आप या आपके घर का कोई सदस्य सामान लेने जा रहा है, तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप किसी भी वेंडर से एक सेफ डिस्टेंस पे रहें, उसके किसी ठेले को भी मत टच करें। अगर कोई सामान ले रहे हैं तो पॉलीथीन में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टोकरी अपने दरवाजे पर नीचे रखें और उससे कहें उसमें ऊपर डाल दें और फिर उसको इस तरह से टच करें कि आपको सामान ना टच हो, अपनी टोकरी को टच करके अंदर लाएँ और बिना उसको वॉश किए। तो जैसे सरकार कहती है कि आप बार-बार दिन में 4 बार अपना हैंड वॉश करेंगे साबुन से किसी भी तरह से, हुँ, तो कुछ लोगों को अगर कुछ न समझ में आए तो साबुन से ही धो लें, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ। लेकिन हुँ। मैं उसको प्रेफ़र नहीं करता। मैं उसकी जगह कहता हूँ कि अगर आप जो प्राकृतिक साबुन जैसे रीठा का झाग है, उससे धो सकते हैं। लेकिन वो भी हर घरों में नहीं होगा, लेकिन हर घरों में नमक ज़रूर होगा और हर घरों में खाने वाला सोडा ज़रूर होगा। तो आप क्या करिए, धीरे से उस टोकरी को बाल्टी में पानी में पलट दीजिए और उसमें बेकिंग सोडा या नमक डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद बहते हुए पानी से धो दें। तो इस तरह से आपका कोई भी चीज जो बाहर से कोरोना का कीटाणु आने वाला होगा उस पे रोकथाम लगेगी। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना ही करना है। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार साबुन से हाथ धोना है। अगर किसी के कनेक्ट में आते हैं, किसी के नजदीक आते हैं तो अपने हाथ को अल्कोहल पे सैनिटाइजर से साफ करें। अगर अल्कोहल पे सैनिटाइजर नहीं है, उस दशा में भी हमने बताया था कि नीम और रीठा और एलोवेरा से मिलाकर भी हम एक सैनिटाइजर बना सकते हैं जो घर पे रख सकते हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने भी कई तरह के सजेशन दिए हैं, उनको आप फॉलो करें तो निश्चित ही आप कोरोना से लड़ सकते हैं। खास ध्यान देना होगा आपको अपने घर के छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों को। इनको किसी न किसी तरह से हमें इस कीटाणु के फैलने से रोकना है। बिल्कुल। तो सर, एक और सवाल कि कैसे भारतीय लोगों की जीने की पद्धति हमें मदद कर सकती है कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में?
आप अगर ध्यान से देखें, आयुष मंत्रालय ने जो सलाह आपको दिया है, उसमें जो भी तरीके हैं वो हमारे दैनंदिन जीवन में हैं। जब नवरात्र शुरू होता है तो उसके आसपास ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। 2 नवरात्र हर आदमी जानता है, लेकिन 4 नवरात्र होते हैं, इसे 2 गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो हर 2 मौसम के बीच में जो एक ट्रांजिशन होता है, उसमें एक नवरात्र आता है। और नवरात्र के समय ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि खास सावधानियां बरतनी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कीटाणुओं का प्रकोप होगा, और इसलिए इस तरह से जीवन स्टाइल में बताया गया। जैसे आपको कहते हैं कि आप सुबह उठिए तो काढ़ा पीजिए। चाय की जगह अगर आप काढ़ा पीते हैं, अगर खासकर जो गुरुच होता है, गिलोय, हुँ, पारिजात, परजाता या हरसंगार, जी, तो आप पारिजात, गिलोय और अदरक, काली मिर्च, तुलसी, इसका अगर काढ़ा पिए तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। आपको 2 बार मंजन करना चाहिए। एक बार आप किसी भी ब्रांड के मंजन से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को सोते समय अगर आप, जैसे पहले पुराने ज़माने में तेल और नमक से मंजन कर लेते थे, आप मंजन करिए और फिर उस तेल को पूरे मुंह में घुलाइए। वो तेल क्या होगा? सरसों तेल या नारियल। इसको खूब घुला के फिर उससे जैसे कुल्ला करते हैं कर लीजिए, फिर गर्म पानी से धो के सो जाइए। ये बहुत जरूरी चीज है। प्लस हमारे खाने में जो नेचुरल मसाले प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो जीरा जीरा हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे जिस तरह के सारे हल्दी, अगर शाम को हल्दी में थोड़ा सा दूध डालकर, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के अगर बच्चों को और बूढ़ों को जरूर दिया जाए और सब लोग पिए, तो आपको बहुत हद तक इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इस कीटाणु से संघर्ष करने की स्थिति में होंगे। दूसरी बात, गर्म पानी जरूर पिए, 4 बार 5 बार, लेकिन कम से कम सुबह उठ के और रात को सोते समय। गर्म मतलब अच्छा गर्म हो, सहने लायक गर्म हो, उसको धीरे धीरे घूंट घूंट आप पिए। जिससे क्या होगा, गलती से भी कोई संक्रमण अगर आपके गले में या ट्रैक्ट में कहीं कहीं है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो वॉश आउट हो जाएगा। और 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब पानी होगा तो वायरस के लिए ये खतरनाक होगा और आपकी उससे रक्षा कर। तो एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि जैसा कि आपने गंगा पर भी काफ़ी काम किया है, तो लॉकडाउन का गंगा पर ख़ास तौर पर कैसा असर पड़ा है और जो हमारा वातावरण है, इस पे इसका कैसा प्रभाव पड़ा है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वातावरण तो अपने अंदर खुद की स्वशोधन क्षमता होती है। वो खुद को शोधित करता रहता है, और उसी का फायदा उठाते हुए इस मनुष्य जाति ने उसमें इतने तरह की गंदगी भर दी कि उसकी क्षमता खत्म हो गई लगभग। लेकिन इस लॉकडाउन का एक फायदा हुआ कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी, वो काफी हद से कम हो गई। कम होने के कारण, जैसे गंगा के केस में हम बात करें तो इंडस्ट्रीज सारी बंद हो गई। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई तो उनसे निकलने वाला जो अवजल होता है, गंदा जल, जिसको कायदे में उनको शोधन करके तब छोड़ना चाहिए, लेकिन हुँ, वो पूरी तरह से शायद शोधित नहीं हो पाता है। इसलिए गंगा पर केवल उत्तर प्रदेश के में अगर हम देखें या उसके आसपास, तो करीब 10% जो गंगा में गंदा पानी जाता है वो इंडस्ट्री देती है। लेकिन उनकी सांद्रता इतनी ज्यादा होती है कि उसका लोड 30% के करीब होता है, 30%। तो वो 30% प्रदूषण कम होने से गंगा पर फर्क पड़ा। दूसरा, 5% प्रदूषण इसलिए कम हो गया कि लोग गंगा के किनारे तफरी नहीं कर रहे हैं, बोट्स नहीं चल रही हैं, उसमें तरह तरह की गंदगी जो फेंकते थे वो नहीं कर रहे हैं, तो 35% कम हो गया। और साथ ही साथ इस समय कहीं कहीं कोई ट्रेन नहीं चल रही है, हवाई जहाज नहीं चल रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो वातावरण बहुत सही हो गया है। मतलब आप जो पोल्यूशन, पर्टिकुलेट पोल्यूशन होता है, PM2.5, PM10, सब कम हो गया है। अगर आप देखेंगे पिछले सालों की तुलना में, अगर आज इसके डेटा को कंपेयर करें, तो भले पूरे विश्व में लाखों लोग कोरोना से मर गए, लेकिन इस दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग मरने से बच गए प्रदूषण के कारण। इस पर लोगों की नजर नहीं जा रही है। तो गंगा में करीब करीब 35 से 40% प्रदूषण कम हुआ है। और वातावरण के प्रदूषण में जब अच्छाई आई है, तो ऑक्सीजन गंगा लेती है वातावरण से और अपनी गंदी गैसों को ऊपर भेजती है। इस प्रक्रिया में गंगा और वातावरण दोनों साफ हो रहे हैं। अभी भी दुख का विषय है कि हमने मल जल पे कोई काम नहीं किया। जो सीवेज निकलता है घरों से, वो पूरी तरह गंगा में जा रहा है, और अभी शोधन क्षमता हमारी नहीं है, इसलिए जी, 60% जिंदगी अभी भी जा रही है। तो हुँ, मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके, अगर आप अपने मॉल में, अपने मल्टीप्लेक्सेस में, अपने कॉलोनीज में बायोडाइजेस्टर लगवाएं, जिससे वहां शोधित जल ही आगे गंगा में जा सके या उसे पुनः यूज कर सके। ये समय जीरो डिस्चार्ज का है, कहीं से भी एक बूंद गंगा गंदा जल गंगा में नहीं जाना चाहिए। अगर आप छोटे घर में रहते हो, प्लॉट में रहते हो, तो सेप्टिक टैंक बनवाएं और उसका ओवरफ्लो ही सीवर में डालें, तो आप सरकार का मदद करेंगे।
क्योंकि सीवेज का स्ट्रेंथ कम होगा और गंगा में इसलिए ट्रीटेड जल ही जाएगा। खासकर जो 80 नदी के किनारे लोग रहते हैं उनसे तो मैं जरूर जरूर कहूंगा कि कृपया करके इतना बड़ा बड़ा घर अगर आप बना सकते हैं तो एक एक सेप्टिक टैंक बनवाएं और उसके ओवरफ्लो को केवल नाले में डालें। पूरा सीवर जाने से गंगा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और इसके साथ ही आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर लोग ज़रूर आपकी इस पहल पर आपका साथ देंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही एएमएस न्यूज़ प्लस की टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हैं। आप जिस प्रकार दिन-रात इस कार्य में लगे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।